हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जर्मनी में, उसमें स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो यहाँ पे आके कैसे पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ अर्न कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है, एक वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही हिट हो गई मेरी, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी पे थी, और दूसरी मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे भी बनाई है। बाकी ये मेरी एक थर्ड बिल्कुल इन डेप्थ वीडियो होने वाली है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर। अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आपने सुना होगा कि आउसबिल्डिंग प्रोग्राम एक होता है। तो ये प्रोग्राम अब क्या होता है, 3 से 4 साल का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल ये कंपनी बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको पढ़ाया भी जाएगा और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसमें कई जगह आपको जो है सैलरी भी दी जाती है मंथ वाइज, ईयर वाइज। तो जैसे अगर ये 3 साल का प्रोग्राम है तो फर्स्ट ईयर में आपको मिनिमम एटलीस्ट 800 या 900 यूरो पर मंथ मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर में वो रिवाइज होके सैलरी बढ़ जाएगी, थर्ड ईयर में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये पूरा एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को एंड में जो डिग्री बोलते हैं या फिर सर्टिफिकेट बोलते हैं वो भी दिया जाता है। एंड थ्रू आउट द स्टडीज़ स्टूडेंट्स की इनकम भी आ रही होती है और वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हो किसी कंपनी में और वो कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती है और उसका कंफर्मेशन आ जाता है, तो उस कंफर्मेशन के साथ आप जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग वीज़ा अप्लाई करना होगा और फिर जब वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप जर्मनी में आके अपनी जो भी कंपनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जब आप रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो 2 टाइप की वैसे ट्रेनिंग होती है। एक जो नॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको आउसबिल्डिंग में बोल रही हूँ, दूसरी एक और प्रोग्राम होता है जिसको डुअल स्टूडियम प्रोग्राम बोलते हैं, जैसे कि डुअल इंग्लिश में डुअल स्टडी प्रोग्राम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑलमोस्ट ये बिल्कुल आउसबिल्डिंग से सेम है, मतलब सिमिलर है, और कुछ कुछ चीज़ें बस ये होती है कि कहीं पे ज़्यादा पढ़ाई होती है, ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड पढ़ाई होती है और कहीं पे ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई होती है। तो हाउस बिल्डिंग में आप प्रैक्टिकली जितना भी ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, और जब डुअल स्टूडियम प्रोग्राम में होता है तो इन शॉर्ट आप मान लीजिए कि आपको बीच बीच में थ्योरेटिकल पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इन दोनों कोर्सेज में से आपको जो भी आपके लिए सूटेबल लगता है वो आप सर्च कर सकते हैं। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ पे आप जाके अपने लिए सूटेबल जॉब ऑफर्स देख सकते हैं और फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 सेपरेट लिंक है, डुअल स्टूडियम की और आउसबिल्डिंग की। जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं इन वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो एटलीस्ट B1 आपको लैंग्वेज जर्मन आनी चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा। और B1 कुछ कुछ जगह एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ कुछ जगह जो है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन करते हैं कि उनको B2 चाहिए। तो जब आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे होंगे आप अप्लाई करने से पहले, तो उसमें क्लियरली देख लीजिएगा कि क्या क्या उन्होंने मांगा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वैसे आपके पास एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ एक एज का भी क्राइटेरिया है। बट मैं जब ऑनलाइन पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा खुद का तो एक्सपीरियंस है नहीं, मैं भी सर्च करके ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो जब मैं ऑनलाइन देख रही थी तो ज़्यादातर लोगों ने 25 लिखा है इंडियंस के लिए या फिर नॉन यूरोपियंस के लिए। लेकिन क्लियरली 25 एज किसी मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिखी है। तो ये भी हो सकता है कि ये कंट्री टू कंट्री भी डिफ़र करता है, कि किसी कंट्री के लिए कुछ और हो और इंडिया के लिए कुछ और हो। जो भी आपने लिस्टिंग देखी हो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की, आप उसमें देख लीजिएगा कि अगर एज का क्राइटेरिया है कि नहीं है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर इंश्योर कीजिएगा कि आपको जर्मन आती है। ये नहीं हो कि मतलब अभी आपकी बस A1 है और आप B1 लिख रहे हैं। तो आप अपना टाइम देख लीजिएगा कि आप कितने टाइम में B1 का एग्ज़ाम देके क्लियर कर सकते हैं उसको। कहाँ अप्लाई करना है, ये वेबसाइट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है आपसे। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्या क्या प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन से मैं आपको हाउस बिल्डिंग के जो टॉप 10 प्रोफेशन है पहले वो बता देती हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया आ जाए कि अगर आप इन प्रोफेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आपके लिए हाउस बिल्डिंग सूटेबल है। जो टॉप पे प्रोफेशन है वो है नर्सिंग,
तो अगर किसी को नर्स बनना है तो ये बहुत ही एक सूटेबल ऑप्शन है उन सभी के लिए। वो आप जो है अपना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और जर्मन की प्रिपरेशन अपना पूरा करके B2 तक जो भी प्रॉपर आपको कंपनी दिख रही है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं खुद से, अगर आप चाहते हैं तो। देन इसके बाद जो प्रोफेशन में देख रही हूँ वो है IT स्पेशलिस्ट। देन नेक्स्ट आता है क्लर्क इन रिटेल, क्लर्क इन ऑफिस मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन। देन सेल्स विमेन, बैंक क्लर्क, इंडस्ट्रियल क्लर्क, बिजनेसमैन फॉर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एंड जो लास्ट है वो है ऑटोमोबाइल क्लर्क। सो इन सारे प्रोफेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप उन वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दीजिए। बाकी जब आप स्टाइपेंड की बात करते हैं, क्योंकि इसमें स्टाइपेंड मिलती है, वो एक्चुअली सैलरी नहीं होती है, वो एक बहुत ही कम, क्योंकि सैलरी तो ज़्यादा होती है। तो जब आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, जब आपका पूरा वोकेशनल प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, देन जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो फिर आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी जो यहाँ पे बाकी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिलती है। अभी स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं तो हर प्रोफेशन में अलग मिलता है। जैसे नर्स को जितना मिलता है वो कंपेयर नहीं कर सकती कि एक रिटेल मतलब किसी शॉप में जो क्लर्क है उसको उतना मिलेगा, उनको कम मिलता है जो शॉप में काम कर रहे होते हैं। सो ऐसे ही IT स्पेशलिस्ट का थोड़ा ज़्यादा होता है और किसी ऑफिस मैनेजमेंट के क्लर्क का थोड़ा कम होता है। तो एग्जैक्ट क्या स्टाइपेंड मिल सकता है इसकी भी वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए। क्योंकि वहाँ पे ईयर वाइज ब्रेकअप लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में इतना मिलेगा, सेकेंड ईयर में इतना मिलेगा, थर्ड ईयर में इतना मिलेगा, और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। सो जब इन वेबसाइट पे आप जाके चेक करोगे अपने लिए सूटेबल कोई कंपनी, और फिर वहाँ पे जो भी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा होगा, तो आप उसमें देखोगे नॉर्मल जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही CV मांगते हैं, सारी डिटेल्स मांगते हैं आपकी, मतलब फ़ोन नंबर, ईमेल ID, और ऐसे ही आपको डिटेल्स डाल के वो फॉर्म सबमिट करना होता है। लेकिन जो ये वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हो वो बिल्कुल सिमिलर है लिंक्डइन, स्टेपस्टोन्स और इंडीड की तरह, उसमें कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, तो आप वहाँ पे फ्री में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि आपको किसी कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया है। कई बार मेरे पास ऐसे भी रिस्पॉन्स आए हैं जिसमें कंपनी लगातार रिजेक्ट कर रही होती है, और कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, उनका CV सही से नहीं है, या फिर एक्चुअली उनके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स मिसिंग है जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ भी आप अप्लाई करोगे वहाँ पे तुरंत हो ही जाएगा, बट थोड़ा तो स्ट्रगल और मेहनत है इसके अंदर। जब आप अप्लाई करोगे और बाई चांस आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन आप अपने वीज़ा के लिए तैयारी करोगे, आप अपना फिर वहाँ पे स्लॉट लोगे VFS में जाके, और जब आप अपने वीज़ा पेपर्स डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे होगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है। ऐसी एक पूरी प्रॉपर चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट के हिसाब से आपको सारी चीज़ें अपनी तैयार रखनी है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एग्जैक्टली ब्लॉक अकाउंट चाहिए या नहीं चाहिए ये डिपेंड करेगा केस टू केस। जैसे अगर आप जिस कंपनी में सेलेक्ट होते हो और उसका स्टाइपेंड काफ़ी ज़्यादा है, देन आपसे ब्लॉक अकाउंट नहीं मांगा जाएगा। बट अगर कोई ऐसी कंपनी जो आपको बहुत ही कम स्टाइपेंड दे रही है, देन आपसे एडिशनल रिक्वायरमेंट आपको मैंडेटरी होगी दिखाने की कि आपके पास उतने सफिशेंट पैसे हैं या नहीं है अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। देन जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वीज़ा की कॉस्ट आपको खुद ही बेयर करनी होगी, जो कि कुछ 6,000 या 7,000 आएगी, 60-70 यूरोज़ के अराउंड। सो जब आप जर्मनी आ जाते हैं तो आपको रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने पूरे स्टेप्स उसमें अंदर मेंशन किए हैं कि क्या पहले क्या करना पड़ता है, सेकेंड टाइम क्या करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आपको फिर फाइनली अपॉइंटमेंट लेनी होती है रेसिडेंस परमिट के लिए। तो जब आपको रेसिडेंस परमिट मिल जाता है, 2 साल की अगर वैलिडिटी है उसकी, तो कई बार आप एज अ स्टूडेंट अगर आप किसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं तो आपके पास सेकंड एम्प्लॉयमेंट लेने का भी ऑप्शन रहता है। मतलब आपको अगर 600 या 700 यूरो मिल रहे हैं अपने वोकेशनल ट्रेनिंग से, तो आप एक कहीं और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं अप टू 10 आवर्स पर वीक की। फिर क्या, जब आपकी पढ़ाई पूरी ख़त्म हो जाती है, 3 साल का जब आपका कोर्स मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो आपको 12 मंथ्स का एक्सटेंडेड वीज़ा मिल जाता है, रेसिडेंस परमिट मिल जाता है एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। तो सिंस आप ऑलरेडी जब स्किल्ड हो जाते हो, आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे थे, जो भी मतलब उस ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया भी जाएगा और आपको एक्चुअल जो जॉब होती है वो भी कराई जाएगी।
तो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो गए हो कि भाई इस डोमेन में ऐसा काम करना होता है, तो फिर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी को ऐसे नहीं देखा जाता कि अरे इसके पास बैचलर्स डिग्री एग्जैक्ट फुल टाइम वाली नहीं है, या फिर फुल टाइम वाली मास्टर्स डिग्री नहीं है। जैसे कई बार मतलब मैंने देखा है इंडिया में, कई बार एक्सपीरियंस किया है कि डिस्टेंस प्रोग्राम को बहुत अच्छा वेटेज नहीं देते हैं, बट यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ ऐसा नहीं है। अच्छी अगर आप बड़ी कंपनी जैसे आईटी कंपनी को एग्जांपल लेके चलें, तो अगर कोई बीटेक करके आया है और अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग आउसबिल्डिंग करके आया है एज एन आईटी स्पेशलिस्ट, और उसके पास नॉलेज है, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, उसको सारी चीज़ें हैं, तो वो भी सेम अर्न करता है जितना कि एक बीटेक वाला बंदा अर्न करता है। मेरे पास जब मैंने ये एक रील शेयर की थी इंस्टाग्राम पे आउसबिल्डिंग की, तो मेरे पास ये भी पूछा था लोगों ने कि क्या यहाँ पे सेटल हो सकते हैं ये वोकेशनल स्टडी करके। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर जॉब कर रहे हैं, तो आप आगे चल के कुछ साल बाद सेटलमेंट परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेटलमेंट परमिट मतलब कि पीआर। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन मांगोगे तो मैं ये बोलूँगी कि पूरा B2 तक कंप्लीट करके ही आप अप्लाई कीजिए, तभी आपके लिए बेटर रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं यहाँ पे जर्मनी में इन आउसबिल्डिंग प्रोग्राम्स की, और 25 की अगर एज लिमिट जो क्राइटेरिया है इन जनरल, जो मैंने ब्लॉग्स और ये सब जगह पढ़ा है, जैसे मेक इट जर्मनी की वेबसाइट पे भी मैंने पढ़ा है कि 25 या फिर उससे अंडर होना चाहिए स्टूडेंट को, तभी वो इस ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप पूछोगे कि कोई ऐसी स्पेसिफिक डेडलाइन है क्या अप्लाई करने की, तो जब भी आप किसी भी जॉब ओपनिंग में जो भी लिस्टिंग्स है उस पर जाके चेक करोगे, उसमें लिखा रहेगा कि ज्वाइनिंग डेट या तो 1 अगस्त है, या फिर 1 सितंबर है, या फिर वो 1 अक्टूबर है। तो वो डेडलाइन ज़रूर उसमें मेंशन रहती है, तो उस हिसाब से आप अपना उसमें एप्लीकेशन की डेडलाइन चेक कर सकते हैं। एक और कॉमन एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए कि डुअल स्टूडियम प्रोग्राम और जो आउसबिल्डिंग प्रोग्राम होता है उसमें थोड़ा सा और क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर किसी को मैथमेटिशियन बनना है तो वो डुअल स्टूडियम प्रोग्राम में अप्लाई करेगा, वो आउसबिल्डिंग में नहीं करेगा। और वैसे किसी को जैसे अगर रिटेल में जाना है, या फिर नर्स वाले स्ट्रीम में जाना है, या फिर जब जैसे आईटी स्पेशलिस्ट है, वो दोनों के लिए कॉमन है। बट नर्स हो गया, रिटेल हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, या फिर कोई क्लर्क हो गया, तो फिर वो उसके लिए आउसबिल्डिंग ज़्यादा सूटेबल है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर किसी को प्लम्बर बनना है, टेक्नीशियन बनना है, तो उसके लिए आउसबिल्डिंग ज़्यादा सूटेबल है। सो जो वेबसाइट मैंने शेयर की है उसका नाम है ausbildung.de। तो इसी वेबसाइट पे आपको दोनों कैटेगरीज मिल जाएगी, डुअल स्टूडियम प्रोग्राम्स की भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी और कंपनीज़ के साथ, और साथ ही साथ आपको ausbildung की भी लिस्ट मिल जाएगी। तो उसको आप एक एक बार इतना मतलब आराम से टाइम स्पेंड कीजिए वेबसाइट पे, देखिए क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड हैं, एंड उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए कि अगर आप अभी 18 के हैं या फिर अभी आप 12th क्लियर कर रहे हैं, तो फिर आपको जर्मन सीखनी है, आप 1-1.5 साल देना चाहते हैं जर्मन सीखने के लिए, उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अप्लाई करना होगा और इस सब में पूरा टाइम लगेगा। वीज़ा फिर वहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो फिर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसा क्विक प्रोसेस नहीं है कि आज अप्लाई किया, कल वहाँ पे रिज़ल्ट आपको आ गया और आप 3 महीने बाद आपको जाना है। क्योंकि अगर आपको जर्मन आती है तो देन इट इज़ वेरी गुड कि आपको B2 लेवल तक आती है, आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर नहीं आती है तो सब पूरा कह सकते हैं कि इसकी प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगने वाला है। सो ये जो मैंने टॉप 10 प्रोफेशन अभी शेयर किए हैं, ये लिस्ट लिमिटेड नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस हैं कि मैं उनको अभी यहाँ पे बता भी नहीं पाऊँगी। तो आपको जब चेक करना हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रोफेशंस आते हैं, किन किन प्रोफेशन में आपको आउसबिल्डिंग प्रोग्राम मिल जाएगा। एक किसी जगह मैं न्यूज़ पढ़ रही थी अभी कुछ दिन पहले कि इतने सारे आउसबिल्डिंग प्रोग्राम हैं यहाँ पे जर्मनी में कि कई बार एप्लीकेंट्स ही कम हैं, पड़ जाते हैं, तो उतनी वैकेंसीज़ ही नहीं फिल हो पाती हैं जितनी की एडवर्टीज़मेंट होती है। तो अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं और आप जर्मनी के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, मतलब अगर आपके पास पैसा है और आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं फोकस कर रहे हो, आप प्राइवेट देख रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सस्ते में आना चाहते हैं, इसलिए लोग जर्मनी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस अगेन ज़ीरो होती है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करना पड़ता है, ब्लॉक अकाउंट का खर्चा मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा जर्मनी प्रेफर करते हैं।
तो अगर आप भी इसीलिए जर्मनी प्रेफर करते हो और आप रेडी हो जर्मन सीखने के लिए, एक नई कंट्री में रहने के लिए जहाँ पे आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, अभी नहीं सीखनी पड़ेगी, कुछ साल बाद सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके आपको वहाँ पे पीआर नहीं मिलेगा, सेटलमेंट परमिट नहीं मिलेगा। बट एनी हाउ आज हम आउसबिल्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके एप्लीकेशन के लिए आपको जर्मन आनी चाहिए B2 तक। और जब आपको कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो ज़्यादातर कंपनीज पूरा ऐसे हेल्प प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, जितने भी जैसे एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ अप्रूवल चाहिए होता है अगर, तो आप कंपनी से टच में रहिए, उनकी HR डिपार्टमेंट से टच में रहिए, और जो भी इशू हो आप उनसे डिस्कस कर सकते, वो होपफुली पूरा असिस्ट करेंगे। मुझे अभी और कोई सब टॉपिक तो समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे, इसी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर ढूंढ के आपको आंसर करूँ। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।